डॉक्टर शिवम पीसीबी। तो आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 4। चैप्टर 4 है व्यवहार परिवर्तन प्रविधियाँ, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। प्रारंभ में शिक्षण को एक कला की संज्ञा दी जाती थी जिसे नैसर्गिक माना जाता था तथा यह धारणा थी कि शिक्षण कौशलों को विकसित नहीं किया जा सकता। आधुनिक शिक्षा जगत में इस अवधारणा को बल मिला है कि शिक्षक जन्मजात ही नहीं होते बल्कि बनाए भी जाते हैं। शिक्षकों को शिक्षण के विभिन्न कौशलों से सुसज्जित किया जा सकता है और उन्हें शिक्षण की प्रक्रिया में निपुण बनाया जा सकता है। गहन अध्ययनों के बाद एक महत्वपूर्ण खोज हुई है कि शिक्षण व्यवहार कलाओं का एक सम्मिश्रण है जिसकी पहचान की जा सकती है और जिसका अभ्यास व्यवस्थित ढंग से विशिष्ट दशाओं में किया जा सकता है। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अध्यापक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक को उसका प्रारंभिक बिंदु मानना ही पड़ेगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए शिक्षकों में सुधार करना आवश्यक है। किसी भी समाज को दिशा दिखाने में शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है। कोठारी आयोग ने कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। B.O. स्मिथ ने अध्यापक शिक्षा के बारे में स्पष्ट किया है कि सैद्धांतिक रूप से प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सैद्धांतिक रूप से प्रशिक्षित अध्यापक परिमार्जित प्रत्ययों को, जिन्हें वह अध्ययन कला अनुशासन से सीखता है या अध्ययन क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करता है, उन सभी को वह अपने शिक्षण की क्रिया में प्रयोग करता है। परंतु ऐसा अध्यापक जो सैद्धांतिक रूप से अप्रशिक्षित है, वह शिक्षण की क्रियाओं को अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर करेगा जिन्हें उसने अपने अनुभव से प्राप्त किया है। परिभाषा के विश्लेषण से विदित होता है कि प्रशिक्षित अध्यापक अपने शिक्षण की क्रियाओं का संपादन प्राप्त ज्ञान के आधार पर करता है जिसका शिक्षक को कारण व प्रभाव अर्थात क्रिया विशेषता की आवश्यकता क्यों है ज्ञात होता है, जबकि अप्रशिक्षित अध्यापक भी वही क्रियाएं अपने अध्यापन में कर सकता है परंतु उसे उनके कारण प्रभाव की जानकारी नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षण में इस प्रकार का ज्ञान, नवीन प्रवृत्तियों एवं अभ्यास का ज्ञान देना आवश्यक है जिनके प्रयोग से शिक्षण की प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए अनुसंधानों के द्वारा बहुत सी नई तकनीकियाँ सामने आई हैं। विदेशों में बहुत समय से पहले इन तकनीकियों का प्रयोग इस क्षेत्र में किया जाता रहा है। अब इनका प्रयोग भारत में भी किया जाने लगा है। बहुत सी पृष्ठपोषण विधियों का प्रयोग शिक्षक व्यवहार में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जा रहा है। इन पृष्ठपोषण प्रविधियों से प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। शिक्षकों के शिक्षकों के व्यवहार और कौशल में अपेक्षित सुधार एवं परिवर्तन लाया जाता है। कुछ मुख्य पृष्ठपोषण विधियाँ निम्नलिखित हैं। अनुरूपण शिक्षण एवं सूक्ष्म शिक्षण। अनुरूपण शिक्षण यानी सिमुलेशन और सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन माइक्रो टीचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन। अनुरूपण अनुरूपण का अर्थ एवं परिभाषाएं। अनुरूपण का शाब्दिक अर्थ है वास्तविकता की तरह प्रतीत होना अथवा यथार्थ जैसी स्थिति बनाना। अनुरूपित शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में होता चला आ रहा है। प्राचीन समय में गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, तब अध्यापक कक्षा से किसी एक छात्र को कुछ समय के लिए अध्यापक के रूप में कक्षा का नियंत्रण करने को देते थे। यह कार्य उस छात्र को दिया जाता था जो कक्षा का मॉनिटर नियुक्त होता था। इस प्रविधि का विकास कोलंबिया विश्वविद्यालय के क्रुकसैंक ने किया था। इस प्रविधि को अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। अनुरूपण शिक्षण को एक भूमिका निर्वाह करने के उस रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे शिक्षण की प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से कार्यान्वित किया जाता है। किसी भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षु को उस प्रशिक्षण के कौशलों में निपुण बनाना है। शिक्षक प्रशिक्षण में छात्र अध्यापक को इस प्रकार तैयार करना है कि वह कक्ष में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का भली भांति ढंग से सामना कर सके। स्टोन के अनुसार अनुरूपण प्रविधि कृत्रिम अवस्था में विद्यार्थियों को एक ही कमरे में सीखने, स्वयं शिक्षण का अभ्यास करने और उन्हें कक्षा शिक्षण में व्याख्यान देने के लिए एकत्र करती है। अनुरूपित शिक्षण बनावटी परिस्थितियों में शिक्षक के लिए प्रशिक्षण है। शिक्षकों को पहले सोपानों को आसान बनाकर उन्हें वास्तविक परिस्थितियों पर बल दिए बिना ही जटिल कौशलों को सीखने के योग्य बनाता है। विद्यार्थी को यह बताना उचित समझा जाता है कि कक्षा
का शिक्षण या नियंत्रण कैसे किया जाए। ठीक उसी तरह जैसे एक विमान चालक को नकली नियंत्रण का अभ्यास कराया जाता है, न कि जब वह हवा में उड़ रहा होता है तब उसे बताया जाता है कि वह कैसे क्या करना चाहिए। अगर अगर पायलट को डायरेक्ट प्लेन ही थमा दिया जाए तो उसके हाथ में, वो हवा में रहे, तो उसे बताइए ऐसे उड़ाए, तो वो तो एक्सीडेंट कर बैठेगा, है ना। तो एक नकली सिस्टम बना कर दिया जाता है, तब उसे बताया जाता है आप ऐसे करें, ठीक है, आप ऐसे करेंगे तो आपको बेहतर जहाज़ चलाने का अभ्यास हो जाएगा। वैसे सिमुलेशन भी है कि आपको पहले से ही जो कक्षाएं जिसमें आपके सहपाठी भी हैं उसमें आप पढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे माहौल होता है पढ़ाने का, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वही है सेम टू सेम। इस प्रविधि में छात्र, अध्यापक, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही कार्य करते हैं। कक्षा में एक छात्र अध्यापक शिक्षक की भूमिका निर्वाह करता है तथा अन्य साथी विद्यार्थी की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसमें भी सूक्ष्म प्रविधि की भांति छोटे छोटे प्रकरण का अभ्यास कराया जाता है। इसमें सामान्यतः 5 या 6 छात्रों का समूह होता है। छोटा समूह होने से शिक्षण कौशल का बार बार अभ्यास करने का अवसर मिल जाता है। यही क्रम चलता रहता है। फिर वह छात्र अध्यापक जो शिक्षक की भूमिका में रहता है विद्यार्थी की भूमिका निर्वहन के लिए बैठ जाता है। फिर कोई अन्य छात्र अध्यापक शिक्षक की भूमिका में कक्षा को पढ़ाता है। शिक्षण अवधि 10 से 15 मिनट की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 से 15 मिनट सिमुलेशन में, अनुकरणीय शिक्षा में। 10 से 15 मिनट के शिक्षण के बाद वाद विवाद छात्रों के लिए पृष्ठपोषण का कार्य करता है। पर्यवेक्षक छात्राध्यापक के व्यवहार का पर्यवेक्षण भी करते हैं, जिनका मूल्यांकन करके छात्राध्यापक को पृष्ठपोषण दिया जाता है। समूह के सभी छात्रों को किसी एक शिक्षण व्यवहार का अभ्यास करने का थोड़े समय के लिए अवसर मिलता है, जिसे सामाजिक कौशल कहा जाता है। इसी प्रकार समूह का प्रत्येक सदस्य अपने व्यवहार में नियंत्रण व सुधार लाने का प्रयास करता है। अनुरूपण शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं। किसी भी व्यक्ति को योग्य एवं प्रभावशाली शिक्षक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे विभिन्न शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों या व्यूह रचनाओं के प्रयोग का अभ्यास कराया जाए। इनमें से ही एक अनुरूपण शिक्षा है। कर्ष कर्ष महोदय ने सर्वप्रथम ग्रामों में शिक्षण विषय प्रशिक्षण के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया। सन 1966 में क्रुकशैंक ने अमेरिका में इसका प्रयोग शिक्षण अभ्यास को प्रभावशाली बनाने के लिए किया है। अनुरूपण का वास्तविक अर्थ भूमिका निर्वाह करना है। वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ नकल करना है। किसी दी हुई कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल यथार्थ शिक्षण करना अनुरूपण शिक्षण कहलाता है। अनुरूपण शिक्षण विधि का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध से माना जाता है। वर्तमान शिक्षण विधि का प्रयोग व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन, चिकित्सा, व्यवसाय तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक होने लगा है। अनुरूपण शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यथार्थवत शिक्षण सीखने तथा प्रशिक्षण की वह विधि है जो अभिनय के माध्यम से छात्र अध्यापक की समस्या समाधान व्यवहार के लिए योग्यता का विकास करती है तथा भली भांति उसे पढ़ाने का प्रशिक्षण देती है। विंग के अनुसार कृत्रिम या अनुरूपित स्थितियों का निर्माण उस समय किया जाता है जब छात्राध्यापकों को विशिष्ट अनुरूपित सामग्रियों का सामना कर उन्हें वांछित अनुक्रिया करनी पड़ती है। ट्रेंसी तथा अनविन के अनुसार अनुरूपण किसी एक परिस्थिति या वातावरण का किसी अनुरूपण द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। प्रायः यह प्रतिनिधित्व वास्तविक परिस्थितियों की तुलना में कम जटिल तथा कम समय लेने वाला होता है। अंततः कहा जाता है कि अनुरूपण शिक्षण वास्तव में वह शिक्षण है जिससे कुछ छात्राध्यापक किसी कक्षा विशेष के छात्रों की तरह अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। एक छात्राध्यापक शिक्षक की भूमिका निभाता है, एक या दो छात्राध्यापक निरीक्षक की भूमिका। फिर वे एक कौशल विशेष में दक्षता प्राप्त करने के लिए इन कृत्रिम परिस्थितियों में शिक्षण का कार्य करते हैं। अनुरूपण शिक्षण की विशेषताएं। अनुरूपण शिक्षण में छात्र कृत्रिम परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं। छात्रों को पूर्ण अभ्यास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। छात्राध्यापक की भूमिका करने वाले छात्र को पाठ के तुरंत बाद पृष्ठपोषण दिया जाता है। छात्राध्यापकों को बिना विद्यालय शिक्षण के विद्यालय की भांति अनुरूपण शिक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे वह सीखता है तथा शिक्षण में रुचि लेता है। वास्तविक शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान करने का प्रयास शिक्षक अनुरूपण के माध्यम से सिखाकर करता है। अनुरूपण शिक्षण में छात्राध्यापक विभिन्न शिक्षण कौशलों में निपुणता प्राप्त कर लेता है, जिससे वास्तविक शिक्षण वह सरलता से कर लेता है। इस विधि के प्रयोग से छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत होता है। छात्राध्यापकों में पाठ्यवस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास होता है। अनुरूपण शिक्षण के तत्व।
क्रुक्सैंक के अनुसार अनुरूपण शिक्षण के 3 प्रमुख तत्व होते हैं: निदानात्मक तत्व, उपचारात्मक तत्व, मूल्यांकन तत्व। निदानात्मक तत्व डायग्नोस्टिक एलिमेंट, यानी पहले पहचान की जाती है। अगर रोग कोई होता है तो पहले उसकी पहचान डायग्नोस किया जाता है, ठीक ना। शिक्षक छात्र की कमजोरियों एवं कठिनाइयों को उसी प्रकार दूर करने का प्रयास करता है जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने मरीज के लक्षणों को पहचान कर उसके रोगों का निदान करता है। शिक्षक अपने छात्रों में अच्छाइयों को भविष्य में भी बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास करता है। उपचारात्मक तत्व रेमेडियल एलिमेंट शिक्षक छात्रों की कमजोरियों, कठिनाइयों तथा बुराइयों का निदान कर अपने कौशल के आधार पर छात्रों का उपचार करने का प्रयास करता है तथा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। मूल्यांकन तत्व उपचार एवेल्युएशन एलिमेंट उपचारात्मक कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक जो क्रियाकलाप करता है वे सभी मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। मूल्यांकन से यह ज्ञान होता है कि शिक्षण के पूर्व निर्धारित उद्देश्य कितने, कौन कौन से तथा किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। शिक्षक यदि संतुष्ट नहीं है तो पुनः निदान, उपचार तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया पुनरावृत्ति करते हैं। अनुरूपण शिक्षण की मान्यताएं। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक को व्यवहार के कुछ प्रारूपों का अभ्यास कराया जाता है। छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल के विकास के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कक्षा शिक्षण से पूर्व अनुरूपण शिक्षण का अभ्यास कराया जाता है। शिक्षण के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या, सुधार और अभ्यास किया जा सकता है। इस प्रविधि में छात्राध्यापक दो रूप, शिक्षक तथा छात्र में भाग लेता है। इसमें प्रतिपुष्टि के माध्यम से संप्रेषण कौशल में पुनः सुधार किया जाता है। अनुरूपण शिक्षण की प्रक्रिया। सर्वप्रथम छात्राध्यापकों को अलग अलग विषय के अनुसार छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्राध्यापक सूक्ष्म शिक्षण कर चुके हैं तथा शिक्षण के कौशलों को भली भांति सीख चुके हैं। एक समूह में 5 से 8 तक छात्राध्यापक रखे जाते हैं। छात्राध्यापक को अपने विषय की पाठ्य योजना बनाना सिखाया जाता है। पाठ्य योजनाओं का निर्माण करने के बाद शिक्षक द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण में निकाली गई त्रुटियों को सही करने के उपरांत छात्राध्यापक पाठ्य योजना तैयार करता है। पाठ्य योजना पूर्ण रूप से तैयार करने के बाद प्रत्येक छात्राध्यापक को क्रमवार अनुरूपण शिक्षण करना होता है। बारी बारी से प्रत्येक छात्र अनुरूपित शिक्षण करता है और शिक्षक द्वारा उसका पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण के समय पृष्ठपोषण दिया जाता है। छात्राध्यापक की पाठ्य योजना पर गलतियों को अंकित किया जाता है। वह ठीक कार्य की प्रशंसा की जाती है। छात्राध्यापक उन कमियों को सुधारने का अभ्यास साथ ही छात्रों की उपस्थिति में करते हैं तथा वाद विवाद कर शिक्षण को सुधारने का प्रयास करते हैं। पुनः शिक्षक की उपस्थिति में छात्राध्यापकों द्वारा बारी बारी से अनुरूपित शिक्षण किया जाता है तथा शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। अनुरूपित शिक्षण का यही क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि छात्र शिक्षण में की जा रही त्रुटियों को दूर नहीं कर लेता है। अनुरूपित शिक्षण को छात्राध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग द्वारा तथा पीपीटी आदि के प्रयोग द्वारा प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं। अनुरूपण शिक्षण की विधियाँ। जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। इस विधि में शिक्षण करने वाले बालक के बारे में समस्त जानकारी, पृष्ठभूमि, नाम, निवास, शिक्षण विषय का वर्णन किया जाता है। फिर उससे किए जाने वाली भूमिका, रोल के बारे में पूछा जाता है कि वह कौन सी कक्षा का, किस विषय का, किस प्रकरण पर शिक्षक की भूमिका कर रहा है। फिर उस प्रकरण या भूमिका के बारे में उसे निर्देश दिया जाता है। भूमिका निभाना, रोल प्लेइंग। बालक या व्यक्ति इतिहास के बारे में जानकारी लेने के बाद उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में देखा जाता है कि वह एक शिक्षक के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी हो सकती है, जैसे एक कृषक, राजा, व्यापारी, अधिकारी, सिपाही, डाकिया इत्यादि। टोकरी के अंदर से, इन बास्केट मेथड। यह प्रकरण के अनुरूपण करने की विधि की ओर संकेत करता है। लिखित रूप में निर्देशन एक टोकरी के अंदर रख दिए जाते हैं और व्यक्तियों से कहा जाता है कि वे किसी भी एक निर्देश निकालकर इसके अनुसार व्यवहार करें। यह विधि लचीली विधि है। इसमें निर्देशकर्ता समस्त सूचना अनुरूपण में भाग लेने वाले को देता है। विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड। विश्लेषण विधि के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। शिक्षक समस्त अंतःक्रिया को ध्यानपूर्वक समझता है और उसका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष निकालने के उपरांत वह छात्र के व्यवहार परिवर्तन हेतु उपयुक्त निर्देश देता है। सामाजिक अभिनय या नाटक विधि, सोशियो ड्रामा मेथड। समाज में प्रचलित कहानियों एवं चर्चित सामाजिक आधारित पात्रों का अभिनय इसके अंतर्गत किया जाता है। शिक्षक इसके माध्यम से छात्र को उसकी परिस्थिति एवं घटना का अभिनय के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करता है तथा अनुभव के द्वारा सीखने पर बल देता है।
इसके द्वारा बालक की संज्ञानात्मक क्रिया का विकास होता है और वह उन घटनाओं का समीप से अनुभव कर उन्हें ग्रहण करता है। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुरूपण का उपयोग। शिक्षा के अनेक क्षेत्र हैं जिनमें अनुरूपण का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ पर हमें शिक्षण कार्य में अनुरूपण के उपयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षण में जब अनुरूपण शिक्षण का प्रयोग करते हैं तब शिक्षक तथा छात्र अध्यापक दोनों ही अनुकरणीय भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये भूमिकाएं निम्न प्रकार से हैं। शिक्षक अनुरूपण, टीचर सिमुलेशन। शिक्षक भी शिक्षक की भूमिका में नहीं रहता है, उसकी भूमिका भी एक परामर्शदाता या सलाहकार के रूप में होती है। अनुरूपित शिक्षण अनुरूपित शिक्षण प्रक्रिया के समय वह कक्षा में पीछे रहता है और छात्राध्यापक का पर्यवेक्षण करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर ही वह सामने आता है। अनुरूपण शिक्षण की समाप्ति के बाद शिक्षक पुनः केंद्र में आ जाता है और शिक्षण पर चर्चा करता है। कक्षा कक्ष अनुरूपण। कक्षा कक्ष में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों एकत्र होकर शिक्षण अनुरूपण शिक्षण अनुरूपण शिक्षण की समाप्ति के बाद शिक्षक पुनः केंद्र में आ जाता है और शिक्षण पर चर्चा करता है। कक्षा कक्ष अनुरूपण। कक्षा कक्ष में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों एकत्र होकर शिक्षक सहायक सामग्री की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। यह परिस्थिति बालक के लिए अत्यंत प्रभावी परिस्थिति उत्पन्न करती है। प्रभावी शिक्षण हमेशा कक्षा कक्ष में विभिन्न स्वरूपों में प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान समय में व्याप्त असंतोष, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, कन्या भ्रूण हत्या आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण अनुरूपण विधि के माध्यम से कक्षा कक्ष में किया जा सकता है, जिससे बालक अपने समाज तथा उसमें फैली समस्याओं से भी परिचित होता है तथा वह समृद्ध, समर्थ एवं संगठित समाज की संकल्पना को साकार करने की ओर कदम बढ़ाता है। अनुरूपण शिक्षण की लाभ या लाभ अनुरूपण शिक्षण के लाभ है। इससे छात्राध्यापक को भविष्य में उसके सामने आने वाली कक्षा स्थिति के बारे में ज्ञान हो जाता है। छात्राध्यापक अनुरूपित शिक्षण द्वारा यह सीख लेता है कि भविष्य में कक्षा में उसे किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना है। वास्तविक शिक्षण से पहले अनुरूपित शिक्षण कर लेने से छात्राध्यापक के मन में किसी प्रकार का भय या शंका नहीं रहती है। अनुरूपित शिक्षण में शिक्षक छात्राध्यापक द्वारा किए जा रहे शिक्षण की वीडियो अथवा ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है तथा उस रिकॉर्डिंग को छात्रों को दिखाकर या सुनाकर छात्र के द्वारा की जा रही त्रुटियों को बताकर उन्हें दूर कर सकता है। छात्राध्यापक छोटे छोटे कालांश में शिक्षण कार्य करता है तथा साथ ही उसे पृष्ठपोषण मिलता रहता है, जिससे छात्र में सक्रियता बनी रहती है। इससे छात्राध्यापक में विभिन्न कौशलों को विकसित करने का अवसर मिलता है। छात्राध्यापक में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्राध्यापक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। इस शिक्षण में बालक विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करता हुआ चलता है, इसलिए वह व्यवहारिक संसार के किसी भी भूमिका एवं कार्य में अपने को सफल बना सकता है। यह शिक्षण सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच के अंतर को कम करता है। ब्रूनर के अनुसार मस्तिष्क में गहराई तक बोध कराने के लिए अनुरूपण सहायक होता है। अनुरूपण शिक्षण सीमाएं। छोटी कक्षाओं में इस प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सहयोगी छात्र ही छोटी कक्षा के विद्यार्थियों की भूमिका में रहते हैं, जो वास्तविक छात्रों जैसी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। छात्राध्यापक अपने साथी छात्रों के समझ पूर्ण आत्मविश्वास से नहीं पढ़ा पाते। सक्षम एवं निष्ठावान शिक्षकों के अभाव के कारण अनुरूपित शिक्षण प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कराया जाता है। इसमें अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अनुरूपण शिक्षण सीखने की गंभीरता को कम कर देता है। मेन पॉइंट। अनुरूपण शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण में थोड़ा अंतर देख लेते हैं हम। अनुरूपण शिक्षण छात्राध्यापक, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही कार्य करते हैं अनुरूपण शिक्षण में। और सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षणार्थी परीक्षण केंद्रित है। अनुरूपण शिक्षण में शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को प्रधानता देता है। सूक्ष्म शिक्षण में कौशल की प्रधानता होती है, इसमें विषय वस्तु सहायक मात्र है। अनुरूपण शिक्षण में छात्राध्यापक विभिन्न शिक्षण कौशलों में निपुणता प्राप्त कर लेता है, जिससे वास्तविक शिक्षण वह सरलता से कर लेता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास किया जाता है। अनुरूपण शिक्षण अवधि 10 से 15 मिनट होती है।
सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय चक्र की अवधि 5 से 6 मिनट का होता है। अनुरूपण शिक्षण छात्राध्यापकों को अलग अलग विषय के अनुसार छोटे छोटे समूह में बांटा बांटा जाता है। एक समूह में 5 से 8 तक छात्राध्यापक रखे जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र समूह में 5 से 6 छात्र तक होते हैं। इस प्रकार के छात्र समूह में अनुशासन की समस्या नहीं होती है। अनुरूपण शिक्षण में शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण के समय पृष्ठपोषण दिया जाता है। छात्राध्यापक की पाठ्य योजना पर गलतियों को अंकित किया जाता है व ठीक कार्य की प्रशंसा की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि अधिक महत्वपूर्ण होती है। साथ ही 5 से 10 मिनट वाले पाठ में कौशल के घटकों का अवलोकन करने में अधिक सतर्कता बनी रहने के कारण प्रतिपुष्टि उचित रूप से संभव है। अनुरूपण शिक्षण में कक्षा कक्ष में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों एकत्र होकर शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में व्यवहार वैचित्र्य से छुटकारा सरलता से पाया जा सकता है। अनुरूपण शिक्षण में पाठ योजना पूर्ण रूप से तैयार करने के बाद प्रत्येक छात्र अध्यापक को क्रमवार अनुरूपण शिक्षण करना होता है। सूक्ष्म शिक्षण से वास्तविक शिक्षण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। अनुरूपण शिक्षण में छात्रों की कमजोरियों कठिनाइयों तथा बुराइयों का निदान कर अपने कौशल के आधार पर छात्रों का उपचार करने का प्रयास करता है। सूक्ष्म शिक्षण यह प्रविधि परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनशील एवं लचीली है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। वर्तमान समय में यह अवधारणा है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, परंतु इस बात का खंडन करते हुए कहा गया है कि शिक्षक बनाए भी जाते हैं और इस अवधारणा को भी बल मिला है। शिक्षकों को शिक्षण के विभिन्न कौशलों में निपुण किया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि शिक्षण कौशल में दक्ष शिक्षक तैयार करने का दायित्व प्रशिक्षण संस्थानों पर है। इसके लिए बहुत सी प्रविधियां प्रचलित हैं, जिनमें से सूक्ष्म शिक्षण को अत्यंत प्रभावी पृष्ठपोषण विधि माना गया है। इसके माध्यम से शिक्षकों या छात्राध्यापकों को शिक्षण की जटिलताओं से अलग रखकर उन्हें एक सरलीकृत शैक्षणिक परिस्थितियों में शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक के शिक्षण व्यवहार में सुधार सुनिश्चित करने का एक तरीका है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणाएं इस प्रकार हैं। पहला, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण क्रिया की जटिलताओं को कम किया जाता है या जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण पूर्ण रूप से एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। सूक्ष्म शिक्षण प्रतिपुष्टि के माध्यम से अभ्यास को नियंत्रित करता है। सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि विभिन्न साधनों द्वारा दी जा सकती है, जैसे प्रशिक्षक द्वारा प्रेक्षण करके, पाठ की वीडियो फिल्म बनाकर तथा साथी छात्राध्यापकों द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। सूक्ष्म शिक्षण अंग्रेजी के माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है लघु अर्थात लघु स्तर पर कार्य करना। इसके विपरीत मैक्रो का अर्थ है बृहद अर्थात बड़े स्तर पर कार्य करना। अन्य शब्दों में किसी बड़े स्तर पर किए जाने वाले कार्य को जब हम पहले लघु स्तर पर आयोजित करते हैं तो उसे सूक्ष्म कार्य कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण भी बृहद शिक्षण का सूक्ष्मीकरण है। AWDLN के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। अरविंद के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक तथा कक्षा शिक्षण की अपेक्षाकृत एक अनुकरणीय शिक्षा है। BM शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्ययन अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार व कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमाप है। मैक एलिस एवं अनविन के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षणार्थी द्वारा सरलीकृत वातावरण में किए गए शिक्षण व्यवहारों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन प्रयोग को प्रायः सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक के तत्वों को सूक्ष्म रूप दिया जाता है। कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। यह प्रशिक्षण विश्लेषण की प्रभावी विधि है। यह कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करने वाली विधि है। सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण की प्रविधि है। इसमें कक्षा का आकार समयावधि एवं विषय वस्तु कम होती है। यह शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास करती है। निरीक्षण छात्राध्यापक ही निर्देशक का कार्य करता है। छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है।
सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य। छात्राध्यापक को एक शिक्षण कौशल में निपुणता प्राप्त करना, बृहद शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान छात्राध्यापकों को कराना, छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास में वृद्धि करना। छात्राध्यापक को तुरंत पृष्ठपोषण दिए जाने से वह अपनी शिक्षण त्रुटियों में तुरंत सुधार कर लेता है। छात्राध्यापकों द्वारा की जा रही त्रुटियों को दूर करने के लिए इस कौशल विशेष का बार बार अभ्यास कराया जाता है। छात्राध्यापकों के सम्मुख कम छात्र होने से वे आत्मविश्वास के साथ शिक्षण करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसे आसान कौशलों में विश्लेषित किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण होता है। सूक्ष्म शिक्षण सरल शिक्षण परिवेश में एक एक घटक शिक्षण कौशलों को लेकर उन पर कुशलता प्राप्त की जा सकती है। पृष्ठपोषण सहित प्रशिक्षण कौशल में सहायता करता है। एक समय में किसी भी एक कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। वास्तविक शिक्षण के लिए उन्हें फिर मिलाया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण वास्तविक शिक्षण में परिवर्तित किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं भी देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित है: ज्ञान प्राप्ति अवस्था, कौशल प्राप्ति अवस्था, स्थानांतरण अवस्था। कौशलों के बारे में। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में 2 फेज हैं: प्रदर्शित कौशलों का परीक्षण या अवलोकन, प्रदर्शन पर चर्चा तथा उसका विश्लेषण। और कौशल संप्राप्ति की अवस्था है। इसके 3 फेज हैं: सूक्ष्म पाठ योजना, कौशल अभ्यास, कौशलों के बारे में प्रतिपुष्टि, कौशल स्थानांतरण की अवस्था। इसके एक ही फेज है: वास्तविक शिक्षण परिस्थिति में कई कौशलों का समन्वित रूप में स्थानांतरण। ज्ञान प्राप्ति अवस्था। इस अवस्था में छात्राध्यापक उन शिक्षण कौशलों का ज्ञान प्राप्त करता है जिसका उसे प्रशिक्षण प्राप्त करना है। इस कार्य हेतु वह कौशल में प्रयुक्त होने वाले घटकों तथा कक्षागत शिक्षण में इस कौशल की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था कई रूपों में पूरी की जाती है। इसके तहत प्रशिक्षणार्थी संदर्भित साहित्य पढ़कर, कौशल के बारे में दिए गए प्रदर्शन को देखकर और कौशल को विभिन्न घटकों में विभक्त कर सीखता है। कौशल प्राप्त की अवस्था। इस चरण में छात्राध्यापक प्रदर्शन पाठ को देखने के बाद सूक्ष्म शिक्षण हेतु पाठ योजना का निर्माण करता है। वह संबंधित कौशल का अभ्यास तब तक करता है जब तक उसे कौशल में संपूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त नहीं हो जाती है। इस अवस्था को मुख्य रूप से 2 घटकों में बांटा गया है: प्रतिपुष्टि स्तर और सूक्ष्म शिक्षण नियोजन की अवस्था। सूक्ष्म शिक्षण के तहत कौशल अभ्यास की अवस्था में प्रशिक्षक अध्यापक को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, जिसमें सीखे जाने वाले कौशल की अपेक्षाओं के अनुरूप न्यूनताओं के बारे में भी विशेष उल्लेख होता है। जिसके आधार पर छात्राध्यापक अपने शिक्षण कौशल को संशोधित करता है। कक्षा नियोजन में कक्षा का आकार, समयावधि, पर्यवेक्षक का प्रतिपुष्टि प्रदान करने का तरीका आदि घटक होते हैं। स्थानांतरण स्तर। इस अवस्था में छात्राध्यापक सूक्ष्म शिक्षण में कौशलार्जन चरण द्वारा सीखे हुए कौशल का वास्तविक कक्षा की परिस्थिति में स्थानांतरण करता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न कौशलों के समन्वय में दक्षता प्राप्त करना इस अवस्था का मुख्य प्रयोजन होता है। सूक्ष्म शिक्षण के सोपान, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। प्रथम सोपान, पाठ योजना निर्माण। छात्राध्यापक को एक शिक्षण कौशल जैसे वर्णन करना यानी नरेशन, व्याख्या करना एक्सप्लेनेशन जिसे कहते हैं एक्सपोजिशन में दिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न पूछना, क्वेश्चन आस्किंग, आदि में किसी एक जिसे कि छात्राध्यापक को सीखना है का ज्ञान उसे प्रशिक्षण की परिस्थिति में करा दिया जाता है और उस पर आधारित सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना तैयार की जाती है। द्वितीय सोपान, कक्षा शिक्षण। छात्राध्यापक छोटे से पाठ को अपने सहयोगी छात्रों द्वारा 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है। यह सोपान सूक्ष्म शिक्षण का शिक्षण सत्र कहलाता है। तृतीय सोपान, प्रतिपुष्टि। छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ की प्रभाविता के विषय में पर्यवेक्षक द्वारा एक विशेष रूप में विकसित मूल्यांकन प्रपत्र इवैल्यूएशन प्रोफार्मा की सहायता से जानकारी दी जाती है। यह संपूर्ण पाठ को ऑडियो टेप के माध्यम से रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा पर्यवेक्षक प्रशिक्षणार्थी को ऑडियो टेप सुनाकर उसकी कमियों को इंगित करता है।
शिक्षण की समाप्ति के पश्चात छात्राध्यापकों के साथ पर्यवेक्षक मूल्यांकन प्रपत्र की सहायता से पाठ की प्रभाविता पर विचार विमर्श करता है। इस प्रकार पर्यवेक्षक छात्राध्यापक को तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। चतुर्थ सोपान पुनः पाठ योजना रिलेशन प्लानिंग। प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्राध्यापक सुझाए गए विचारों के आधार पर फिर पाठ को पुनः नियोजित करता है। सूक्ष्म शिक्षण का यह सोपान पुनर्योजना सत्र रीप्लान सेशन कहलाता है। पंचम सोपान पुनर्शिक्षण। पुनर्योजना के पश्चात पुनर्योजित पाठ को उसी के समान स्तर के दूसरे समूह पर पुनर्शिक्षण कराया जाता है। यह सोपान पुनर्शिक्षण सत्र रीटीचिंग सेशन कहलाता है। षष्ठम सोपान छठवां सोपान पुनः प्रतिपुष्टि रीफीडबैक। पुनर्योजित पुनर्शिक्षण पाठ को पुनः पर्यवेक्षित कर पर्यवेक्षक छात्राध्यापक से फिर पाठ संबंधित विचार विमर्श करता है। वह पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र। उपर्युक्त क्रमानुसार फिर से नियोजित पाठ को छात्राध्यापक समान स्तर के नवीन छात्रों के समूह को पढ़ाता है। पर्यवेक्षक पुनः पर्यवेक्षण करता है, अर्थात यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि छात्र उस विशेष कौशल में दक्षता प्राप्त न कर ले। सूक्ष्म शिक्षण के पूर्व सोपान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित हैं तथा सूक्ष्म शिक्षण के एक पूर्ण चक्र को प्रदर्शित कर लेते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि छात्राध्यापक निर्धारित कौशल के विकास में सफलता प्राप्त न कर ले। इस प्रकार एक चक्र में लगभग 36 मिनट का समय लगता है। उपर्युक्त संपूर्ण चक्र को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये चक्र अगर बना लेंगे तो आपको थ्योरी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर शॉर्ट में आएगा तो। पाठ योजना शिक्षण 6 मिनट, सब 6 मिनट का होता है। पाठ योजना 6 मिनट, शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि 6 मिनट, पुनर्योजना 6 मिनट, पुनर्शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। ये है 36 मिनट टोटल, ठीक है ना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। ऑडियो टेप, वीडियो टेप, विद्यालय पर्यवेक्षक सुपरवाइजर जो होते कॉलेज सुपरवाइजर, साथी छात्र कॉलेज पीयर्स। विद्यार्थी जो सूक्ष्म शिक्षण कक्षा में शामिल होते हैं। उपर्युक्त पांचों का किसी भी रूप में संयुक्तिकरण, ठीक है ना। सूक्ष्म शिक्षण एक नवाचार। शिक्षक ने शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण को एक नवाचार के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि प्रशिक्षण की विभिन्न स्थितियों में इसके विभिन्न पक्षों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसी मान्यता है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है यदि किसी जटिल कौशल को एक साथ समग्र रूप से सीखने के बजाय उसे कई घटकों में विभक्त करके उसके विभिन्न पदों को क्रमशः सीखा जाए। इस प्रकार अधिगम के अन्य सिद्धांत जैसे प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन आदि को यदि व्यवस्थित व अर्थपूर्ण ढंग से प्रयोग में लाया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थी के अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का समन्वय। सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न कौशलों का समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षणार्थी शिक्षण परिस्थिति का विश्लेषण कर प्रभावी शिक्षण कौशलों का चयन करता है और उनका वांछित क्रम में समन्वित प्रयोग कर शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति करता है। शिक्षण कौशलों की जानकारी और उनके समन्वय की योग्यता के विकास के संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण विशेषज्ञों के मतों में भिन्नता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक परिस्थिति में शिक्षण अनुभव से कौशलों के समन्वय की कुशलता स्वयं आ जाती है। एक बार विभिन्न कौशलों की समुचित जानकारी प्राप्त करने के पश्चात छात्राध्यापक स्वयं शिक्षण परिस्थिति और विषय वस्तु के अनुसार कौशलों के चयन और उनके उपयुक्त प्रयोग में दक्षता प्राप्त कर लेता है। विशेषज्ञों के अन्य वर्ग के मतानुसार सर्वप्रथम छात्राध्यापक को शिक्षण कौशलों का अलग अलग ज्ञान देने के बाद कुछ कौशलों का चयन कर तथा शिक्षण समय बढ़ाकर चयनित कौशलों का एकीकरण अभ्यास कराया जाए। इस समय में पाठ का पर्यवेक्षण किया जाए तथा प्रतिपुष्टि प्रदान की जाए। चयनित शिक्षण कौशलों के समन्वित प्रयोग में दक्षता प्राप्त करने के पश्चात ही छात्राध्यापकों को वास्तविक शिक्षण हेतु भेजा जाए। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण का एक पक्ष है।
सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी गति प्रदान करने हेतु प्रयुक्त एक सुपरिचित उपागम का स्वरूप धारण कर चुका है। इस उपागम द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्षों के मध्य संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। यह शिक्षण कौशलों के अभ्यास से प्रारंभ होता है और शिक्षकों को शिक्षण कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण पारस्परिक शिक्षण प्रक्रिया की जटिलता को समझने और उन्हें आसान बनाने में सहायक होता है। सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन की उपयोगिता को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा विभिन्न शिक्षण कौशलों के प्रयोग में दक्षता प्राप्त की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण इस प्रकार से कार्य करता है कि यह निरंतर अपने निकटतम लक्ष्यों को प्राप्त करता है और कक्षा में शिक्षक के व्यवहार को बदलने में प्रभावी होते हैं। इस विधि से शिक्षण करने से छात्राध्यापकों के मन में वास्तविक या परिहद शिक्षण का भय निकल जाता है। अनुभवी शिक्षक के लिए इसे नई शिक्षण क्षमताएं प्राप्त करने और उनका अभ्यास करने और विद्यमान क्षमताओं में सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है। शिक्षक के कार्य की क्षमताओं तथा कमजोरियों का विशिष्ट क्षमता प्रशिक्षण पद्धति से पता लगाया जा सकता है। पुनः शिक्षण चक्रों को दोहराकर समस्या समाधान, विश्लेषण तथा विकास तेजी से होता है। छात्रों को वास्तविक शिक्षण में धीरे धीरे क्रमिक ढंग से प्रवेश कराया जाता है, न कि उन्हें एक समस्त ज्ञान का एक साथ प्रदान किया जाता है। परंपरागत छात्र शिक्षण पद्धति की तुलना में छात्रों को इस पद्धति के अंतर्गत कम जोखिम है। पर्यवेक्षक व छात्र प्रत्येक शिक्षण कौशल का क्रमिक ढंग से विकास करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में